शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 3 अध्याय 2 भाग 1। अच्छा हो या बुरा, आप आगे बढ़ा देते हैं। मझले बच्चे भिन्न होते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत और उलझन भरी कहानी सुनाता हूँ। हमारे 3 बेटियों वाले परिवार को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी मंझली बेटी लगभग 5 वर्ष की थी। जैसा कि हर कोई जानता है कि मंझला बच्चा भिन्न होता है और वो बहुधा समस्याजनक बच्चा होता है। हमें पहले से ही मालूम था कि हमें अपनी मंझली बेटी के साथ परेशानी आएगी, क्योंकि हमारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने हमें विश्वास दिला दिया था कि मंझला बच्चा भिन्न होता है। इस अंतर का कारण ये माना जाता है कि मंझले बच्चे को ना तो बड़े बच्चे की तरह स्वतंत्रता व सुरक्षा मिली होती है और ना ही उसे वो स्नेह व विशेष ध्यान मिल पाता है जो प्रायः छोटे बच्चे के प्रति होता है। बच्चे आपकी सोच के विपरीत आपसे सहयोग ही करना चाहते हैं। यदि माँ बाप सोचते हैं कि उनका मंझला बच्चा भिन्न ही बनने वाला है, तो वे निश्चय ही उससे भिन्न व्यवहार करते हैं, और जब ऐसा होता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईश्वर ने वे छोटे हरे सेब बनाए हैं, मंझला बच्चा आपकी सोच के साथ सहयोग करता है और भिन्न बन जाता है। हमें ये किसी ने नहीं बताया था कि इस अंतर का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बच्चे से किस प्रकार का व्यवहार किया है। मेरे अपने मामले में मैंने अपनी मंझली बेटी को एक विशेष तरीके से संभाला। मैंने एक नहीं 1000 बार कहा होगा, सिंडी इतना चिल्लाती क्यों है? वो सुजैन और जूली की तरह बिल्कुल अच्छे से क्यों नहीं पेश आती है? वो अलग क्यों है? वो प्रसन्न व खुश क्यों नहीं रहती है? सिंडी केवल एक ही तरह इन बातों का उत्तर दे पाती। वो चिल्लाती, शिकायत करती, बखेड़ा खड़ा करती और अक्सर मेरे द्वारा दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करती। शुरू में वो भिन्न की तरह ही नहीं थी, परंतु हमने उसे भिन्न की तरह बना दिया। फिर हमारे परिवार ने मस्तिष्क के कार्य करने के ढंग के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। बाइबल में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है वो हमने अनंत सीख लिया। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हम समझ गए कि नकारात्मक आदेशों को रोककर सकारात्मक बच्चे को विकास के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता, जिस प्रकार सेम की फलियों को रोककर आलू नहीं उगाए जा सकते। हमने अपने तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। जब भी हमारे घर पर कोई मिलने आता, मेरी पत्नी और मैं सिंडी का विशेष प्रकार से परिचय करवाते। ये वो छोटी बच्ची है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न रहती है, ये हंसती रहती है और हर समय मुस्कुराती रहती है। फिर बेटा, इन लोगों को अपना नाम बताओ। वो सदैव अपने सामने के 2 गायब दांतों से उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ कहती, मैं टेडपोल यानी मेढक का बच्चा हूँ। फिर हम दोहराते, ये एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और हंसती रहती है। ये बहुत प्रसन्नचित्त और मित्रवत है। क्यों बेटा? वो बस झेंप कर कहती, जी हाँ सर या जी हाँ मैडम। हमारा मानना है कि माँ बाप के आदेश देने के अधिकार के प्रति मौलिक शिष्टाचार और सम्मान की भावना जैसे अति लाभदायी और महत्वपूर्ण लक्षण को आप अपने बच्चों में विकसित कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि किसी को अपने माँ बाप की तरह सम्मान देने में बच्चे उसे अपने मित्र या साथी की तरह सम्मान देने की अपेक्षा स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। अतः हमें जी हाँ सर और जी हाँ मैडम की आवश्यकता थी। हमें इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए केवल एक ही माह हुआ था कि हमारा एक ऐसे उमंग भरे अनुभव से गुजरना हुआ जिससे किसी भी माँ बाप का हृदय खुशी से फूल उठता। कोई हमसे मिलने आया और जैसे कि हमारी प्रथा थी, मैंने सिंडी को वहां बुलाया और कहा, ये हमारी छोटी सी बच्ची है जिसे हर कोई प्यार करता है। बेटा, इन्हें बताओ आपका नाम क्या है? उसने मेरे कोट की आस्तीन थाम ली और कहा, डैडी मैंने अपना नाम बदल लिया है। कुछ विस्मय से मैंने कहा, अब आपका नाम क्या है? पहले से कहीं बड़ी मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, मैं हैप्पी टेडपोल हूँ। हमारे दोनों तरफ के पड़ोसी जानना चाहते थे कि सिंडी को क्या हो गया है। हाँ, सिंडी को कुछ हो गया था, परंतु ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके माता पिता ने उसे एक ऐसे बच्चे के रूप में देखना शुरू नहीं किया जिसमें उनसे सर्वोत्तम उपहार प्राप्त करने की पात्रता है। जब हमने उसे एक नई रोशनी में देखा तो हमने एक प्रसन्नचित्त और खुश लड़की की तरह उसे व्यवहार किया जो उसका अधिकार था, और वो उसी प्रकार की लड़की बन गई। इसलिए आज हम उसे मधुरिमा कहकर बुलाते हैं। हाँ, आप लोगों को जैसा देखते हैं वैसा उनसे व्यवहार करते हैं। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि हम दूसरों को ठीक से देखना सीख लें। 3 छोटी लड़कियां। कुछ वर्षों पहले जब हम स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में रहते थे, मेरा ऑफिस पास के कस्बे डेकाटर में था। एक दिन मेरा एक मित्र जो बीमे के व्यापार में था मिलने आया।
उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थीं जो लगभग 3, 5 और 7 वर्ष की आयु की थी। वे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई थीं और छोटी गुड़िया लग रही थी। बिल्कुल अविश्वसनीय ढंग से उसने उनका परिचय कराया। ये है जो कुछ खाती नहीं है, ये है जो अपनी माँ को सुनती नहीं है, और ये है जो हर समय चिल्लाती रहती है। मेरे मस्तिष्क में इस आदमी के उन तीनों छोटी लड़कियों के प्रति स्नेह को लेकर कोई संशय नहीं है। जब वो उनकी पीठ थपथपाता था या उनके साथ खेलता था तो ये उसके पूरे चेहरे व उसकी आंखों में स्पष्ट दिखता है। दुर्भाग्य से वो उन्हें कुछ ऐसा दे रहा था जो उन्हें जीवन में नीचे उतारता था। वो उन्हें जिस तरह देखता था वैसा ही उनसे व्यवहार कर रहा था। वो उनमें से प्रत्येक को सशक्त नकारात्मक शिक्षा दे रहा था। इसकी पूरी संभावना है कि उसे बहुधा इस बात के लिए बहुत दुख होता होगा कि उसकी एक बच्ची है जो कि कुछ खाती नहीं है, एक है जो अपनी माँ को सुनती नहीं है और एक हर समय चिल्लाती रहती है। दुखद स्थिति ये है कि 1000 बार में से एक बार भी वो ये नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों है। ये सच है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, साथ ही साथ जैसा और लोग हमारे मस्तिष्क में बो देते हैं। इस कारण से हमारा अपने छोटे बच्चों को ठीक से देखना 2 गुना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें जिस प्रकार देखते हैं वही निर्धारित करता है कि हम उनमें क्या बोते हैं, जो बहुत हद तक ये निर्धारित करता है कि वे क्या बनते हैं। लिंडा इसाक के परिवार, मित्रों और अध्यापकों की नज़र में वो सीमित मानसिक क्षमता वाली एक बौनी लड़की थी, अतः वे उससे इसी प्रकार व्यवहार करते थे। इटली टेक्सास में विशेष कक्षाओं में, क्योंकि उसके अध्यापक ऐसा सोचते ही नहीं थे कि वो कुछ सीख सकती है, अतः उन्होंने उसे सिखाने हेतु अधिक प्रयास भी नहीं किया। वे उसे हाई स्कूल पास करने तक एक कक्षा से उत्तीर्ण करके दूसरी कक्षा में प्रवेश देते रहे। अब वो एक 4 फुट वाली 80 पाउंड वजन वाली ऐसी हाई स्कूल पास लड़की बन गई जो पहली कक्षा के स्तर की तरह काम करती थी। इन परिस्थितियों में लिंडा के पास जीवन में 2 ही रास्ते थे, अपने आकार में कमी करना अथवा कुछ नहीं। तब उसकी माँ ने गुडविल इंडस्ट्रीज में टेक्सास पुनर्वास आयोग की कैरोल क्लैप से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप लिंडा को डल्लास में एक बहन के साथ रहने और 3 सप्ताह के विस्तृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्यक्रम हेतु भेज दिया गया। उसको एक कार्य समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जहां एक अलग किस्म की फसल उसके मस्तिष्क में उगाई गई या बोई गई, जिसके फलस्वरूप वो शीघ्र ही उस कार्यक्रम के स्तर से ऊपर उठी और उसे औद्योगिक संविदा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। आज वो दूरभाष संदेश प्राप्त करती है, टाइम कार्ड्स का रखरखाव करती है और प्रत्येक दिन की प्रगति आंकती है। जैसे जैसे उसका इस नए इलाज से आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे ही वैसे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता गया। वो अमेरिका में लिटिल पीपल में शामिल हो गई और एक सचिव बनना चाहती है। वो जीवन को प्यार करती है, जो काम कर रही है उसे पसंद करती है और उसकी ऐसी छवि की वो अब शॉर्टी कहे जाने का बुरा नहीं मानती। लिंडा इसाक की कहानी शायद एक सुखांत कहानी हो, परंतु इसको आपको ये आश्चर्य होगा कि कितने ही व्यक्तियों को किसी न किसी के द्वारा उन्हें घटिया रोशनी में देखने के कारण और उसी के अनुरूप उनसे व्यवहार करने के कारण उन्हें साधारण योग्यता के सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ तक कि कॉलेज स्तर पर भी किसी आडंबरी प्रोफेसर द्वारा कुछ विद्यार्थियों का दंभपूर्वक ये घोषणा करके निषेध कर दिया जाता है कि उसकी कक्षा के ये विद्यार्थी सदैव असफल होते हैं और इनमें से कोई ए ग्रेड प्राप्त नहीं करता। स्पष्टतया इन प्रोफेसर्स को कभी ऐसा नहीं लगता कि इस झूठी शिक्षण बकवास के प्रदर्शन के पीछे वे अपनी पढ़ाने की असमर्थता को छिपा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि प्रोफेसर को और अधिक परिश्रम करना चाहिए ताकि वो कह सके कि वो एक ऐसा श्रेष्ठ अध्यापक है जिसके बहुत से विद्यार्थी ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं और हर कोई उसके विषय को सीख सकता है। कृपया मुझे गलत ना समझें, मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि अध्यापक को विद्यार्थियों की झूठी वाहवाही करनी चाहिए और वे वास्तव में जैसा काम कर रहे हैं उससे दरकिनार उनसे ये कहना चाहिए कि उनका काम बहुत अच्छा है। ये रास्ता तो शैक्षणिक आत्महत्या की ओर जाता है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को के एक अध्ययन से पता चलता है कि अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों से ये बार बार कहा जाता है कि वे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले ही उनमें सम्मिलित व्यक्ति अच्छा न कर पा रहे हों। ये सबसे निर्दयी व्यवहार है, क्योंकि इससे डिप्लोमा धारक परंतु कार्य करने में अक्षम व्यक्ति पैदा होते हैं जो कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े भी नहीं हो सकते। इससे मोह भंग होने पर व्यक्ति इतना कटु बन जाता है कि थोड़े से चमत्कारी शब्दाडंबर
द्वारा उसका साहस बढ़ाने पर वो समाज से स्पर्धा हेतु सक्षम न बनाए जाने का मूल्य वसूलने लगेगा। अतः समस्या का निदान क्या है? मेरे पास ऐसी पेचीदा शैक्षणिक समस्या का कोई सीधा निदान नहीं है, परंतु मैं ये अवश्य जानता हूँ कि हमें विद्यार्थियों की संपूर्ण योग्यता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे व्यवहार करते समय हमें स्वयं में धैर्य, सहिष्णुता एवं दृढ़ता को विकसित करना होगा तथा हमें विद्यार्थी के कार्य का विश्लेषक बनना होगा, उसका आलोचक नहीं। आलोचना निष्पादन की हो, निष्पादक की नहीं। संक्षेप में, विद्यार्थियों से वास्ता पड़ने पर उन्हें खूब उत्साहित करें, परंतु जब वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हों तो ये कहकर कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें झुठलाएं या बहकाएं नहीं। उनका ये कहकर साहस बढ़ाएं कि वे बेहतर कार्य कर सकते हैं और उनका कार्य निष्पादन उनके स्तर का नहीं है। जैसे ही उनकी छवि बदलेगी वैसे ही उनका कार्य निष्पादन बदल जाएगा। अपने 27 वर्ष के अध्यापन अनुभव के आधार पर, जो कि मुख्यतः अत्यंत एकाग्र प्रकार का रहा है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी व्यक्ति से अधिकतम निष्पादन प्राप्त करने का ये सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। संक्षेप में, उन्हें कुछ ऐसा दें जिसे करके उन्हें गर्व का अनुभव हो। तर्क के आधार पर उन्हें इसके लिए सहमत करें और वे ऐसा कर सकते हैं और वे कर देंगे। सेल्स की महारानी। मैरी के कॉस्मेटिक के बोर्ड की अध्यक्षा मैरी के ऐश दूसरों में उनकी अच्छाई को और उनकी क्षमताओं को देख पाने के मूल्य और महत्व को भली भांति समझती हैं। अपने 2 छोटे बच्चों का पालन करने के लिए उसने स्टैनले होम प्रोडक्ट्स के लिए काम करना प्रारंभ किया। उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब थी, परंतु जब उसने दूसरी लड़कियों को अच्छा करते देखा तो उसने मन में ये जान लिया कि उसका भी समय आएगा। अतः उसने अपने प्रयासों को दुगना कर दिया। कुछ समय पश्चात डल्लास में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। मैरी के ने अपनी यात्रा खर्चा और होटल के कमरे के किराए के भुगतान हेतु $12 उधार लिए। उसके पास कुल मिलाकर इतनी ही धनराशि थी और इन $12 में खाना शामिल नहीं था। उसने उन 3 दिनों में अपने खाने के लिए अपने साथ चीज़ व बिस्किट ले लिए। अधिवेशन बहुत प्रेरणादायी था। अधिवेशन की अंतिम रात जब श्री स्टैनले बेवरेज ने एक लंबी दुबली आकर्षक लड़की के सिर पर सेल्स की महारानी का ताज रखा तो मैरी के द्वारा उस क्षण किए गए निश्चय ने इसके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब वो प्रतिभागियों की पंक्ति से नीचे उतरकर प्रेसिडेंट बेवरेज से हाथ मिलाने के लिए बढ़ी तो उसने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, मिस्टर बेवरेज, आज रात आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, परंतु अगले साल इस अवसर पर आप जान पाएंगे, क्योंकि अगले वर्ष सेल्स की महारानी मैं बनने वाली हूँ। स्टैनली बेवरेज इस बात पर कोई हल्की टिप्पणी भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैरी के से हाथ मिलाते समय उसकी आंखों में झांककर स्पष्ट रूप से ये विशेष बात देख ली थी और उन्होंने उससे कहा, तुम्हें मालूम है, न जाने क्यों मुझे भी ऐसा लगता है। उसने ऐसा ही किया भी बाद में उस कंपनी में और दूसरी कंपनी में भी एक उत्कृष्ट कैरियर पथ पर बढ़ती गई। फिर एक दिन वो सेवानिवृत्त हो गई, परंतु उसकी 12 घंटों के कार्य दिवस से सेवानिवृत्त केवल लगभग 1 माह तक चली। 1-2 दिन अपने विचारों के संग्रह हेतु साधना के बाद उसने एक पीला पैड उठाकर उस पर लिखना शुरू कर दिया। उसने उन कंपनियों के बारे में जिनका वो प्रतिनिधित्व करती थी वे सारी चीज़ें लिखी जो उसे पसंद थी। उसकी नज़र में सेल्स में करियर चाहने वाली महिलाओं के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण थीं उसने वे भी लिख लीं। उसने वे चीज़ें भी लिख लीं जो अपना करियर बनाते समय वो करना चाहती थी, होना चाहती थी और हासिल करना चाहती थी। उसने एक ऐसी कंपनी शुरू करने का निश्चय किया जिसका आधार उसके द्वारा हर एक महिला में देखी गई सुंदरता व योग्यता को अवसर प्रदान करना हो। उसने महसूस किया कि जो कुछ उसके पास है उसका कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को देने से कहीं बेहतर है कि उस व्यक्ति में ही निहित प्रतिभा के बारे में उसे जानकारी दी जाए। मैरी के ने महिलाओं को विपुल धनराशि कमाने और जीवन में कैडिलैक वाहन सहित समस्त वैभव प्राप्त करने हेतु सक्षम रूप में देखा। सीमित आर्थिक साधनों परंतु असीमित आस्था के साथ अगस्त 1963 में मैरी के कॉस्मेटिक्स की शुरुआत हुई। कैलेंडर वर्ष समाप्त होने से पहले ही उन्होंने लगभग $60,000 के खुदरा प्रोडक्ट की बिक्री कर ली। वर्ष 1976 में मैरी के कॉस्मेटिक्स ने $8,80,00,000 की बिक्री की और देश के प्रत्येक राज्य में करीब 40,000 सलाहकार व निदेशक मैरी के की कहानी बता रहे हैं। इस सफलता की कहानी के कई कारण हैं, परंतु इस सब की शुरुआत तभी हुई जब किसी ने मैरी के में कुछ विशेष देखा।
ये चलता रहा और विकसित होता रहा क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से एवं सही नज़रिए से लेती थी। उसने अपने लोगों को सिखाया कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले नंबर पर ईश्वर आता है, दूसरे नंबर पर परिवार और तीसरे नंबर पर मैरी के कॉस्मेटिक्स। उसने अपने लोगों में अपार योग्यताएं देखी और उन्हीं के अनुरूप उनसे व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप वे उसे पूरे देश में मैरी के की गुलाबी कैडिलैक चलाते दिखाई देते हैं। तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों से कितना घबराती हो? कोलंबिया एमसी के एक डिपार्टमेंट स्टोर की एक घटना भी कुछ ऐसे ही नजरिए को चित्रित करती है। क्रिसमस का समय था और भीड़ बहुत थी। एक माँ और उसकी 5 वर्ष की छोटी बच्ची एक प्रदर्शन देख रही थी। माँ प्रदर्शन देखने में लीन थी और उसकी नज़र बच्ची से हट गई, जो कुछ फीट की दूरी पर खिसक गई थी। जल्दी ही माँ से बच्ची बिछुड़ गई। माँ ने कुछ देर इधर उधर नजर दौड़ाई और बच्ची ढूंढ ली। फिर वो अपनी बच्ची के लिए जानवर की तरह लपकी और हड़बड़ा कर बोली, तुम इधर मेरे पास आओ। तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों से कितना घबराती हो? क्या आप बस कल्पना नहीं कर लेते कि बड़े होने से पहले बच्चा कितनी चीजों से घबराने वाला है? सीख लेने के बाद ये सब कितना आसान लगता है। तथापि इस पृष्ठ के इन शब्दों को पढ़ने पर मुझे ऐसा ही अपराध भाव हो रहा है जैसा कि मुझे अपनी मझली बेटी की कहानी में हुआ था। जब तक कि किसी ने मुझे उससे बेहतर नहीं सिखाया था, तब मुझे विस्मय हुआ था कि मैंने स्वयं इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें सीख लेने के बाद मैं उन बातों को सिर्फ सहज बुद्धि की बातें कहने लगा। कोई घटना घट जाने के बाद उससे सीखने अथवा समझने की दृष्टि के बारे में मैंने अक्सर 2 बातें कही जाती सुनी हैं। पहली, ये हमेशा ठीक थी। दूसरी, ये कभी किसी काम की रही नहीं। ये केवल कुछ हद तक ठीक है। किसी घटना के बाद यदि आप उससे सीखते हैं तो ये दृष्टि बहुत काम की है, और यदि किसी और के साथ हुई घटना से आप सीखते हैं तो ये दृष्टि और भी काम की है। अगर ये इस प्रकार नहीं होता तो हमें प्रत्येक पीढ़ी के लिए नए सिरे से चक्र पुनः खोजना पड़ता।